इफ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट, ओके, जो भी महात्मा गांधी जी ने ऊपर कहा है कि सिविलाइजेशन क्या है, एज सो मैनी राइटर्स हैव शोन, और काफ़ी राइटर्स चाहे वो इंग्लिश में है या दूसरी लैंग्वेज में है, जो भी उन्होंने सिविलाइजेशन के बारे में डेफिनेशन दी है या जो भी उन्होंने बताया है कि सिविलाइजेशन क्या है, अगर ये डेफिनेशन सही है, क्या था पार्ट फर्स्ट में हमने क्या बताया था, क्या सीखा था कि महात्मा गांधी जी ने माना है या डेफिनेशन दी है कि सिविलाइजेशन वही है जिसमें हम अपनी ड्यूटी को फुलफिल करते हैं। सभ्यता वही है अगर हम अपना फर्ज पूरा कर रहे हैं, अपने कर्तव्यों का पालन कर रहे हैं, अगर हम मॉरलिटी को फॉलो कर रहे हैं, मीन्स हम सही चल रहे हैं, और हम ये जानना चाहते हैं कि हम कौन हैं, ये हमारा रियल पर्पस है लाइफ का कि हम कौन हैं। तो ये तो हमें ऑलरेडी पता है, मीन्स अपने मन को कैसे कंट्रोल करते हैं या नीतियों का पालन कैसे करते हैं, या अगर हम अपनी रियलिटी को पहचानते हैं, तो यही सभ्यता है। और अगर यही सभ्यता है तो हमें कुछ भी सीखने की ज़रूरत नहीं है, इंडियंस को कुछ भी किसी और से सीखने की ज़रूरत नहीं है, उसको इसको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो तो ये ऑलरेडी जानता है और वो इसको ऑलरेडी फॉलो भी कर रहा है कि ट्रू सिविलाइजेशन क्या है, उसे ये पता है। इफ़ दिस डेफिनेशन बी करेक्ट देन इंडिया हैज़ नथिंग टू लर्न फ्रॉम एनीबडी एल्स, फिर तो इंडिया को, फिर तो भारत को किसी और से सीखने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी ये सब कर रहा है। एंड दिस इज़ एज इट शुड बी, और यही सभ्यता है और इसको ऐसा ही होना चाहिए। वी नोटिस, तो यहाँ पर देखिए आप कॉन्फिडेंस देखिए, एक ट्रस्ट देखिए अपनी सिविलाइजेशन के ऊपर एक इंडियन का, कि उनको लगता है और उनको उनको ऐसा विश्वास है कि हमें किसी और से सीखने की, जानने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमें अच्छी तरीके से पता है कि सही क्या है और गलत क्या है। वी नोटिस दैट द माइंड इज़ अ रेस्टलेस बर्ड, ओके, दैट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल लाइन। हम सभी जानते हैं कि माइंड क्या है, मन क्या है। मन काफ़ी रेस्टलेस है, एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसी चिड़िया है जिसे हम कह सकते हैं कि जो हमेशा इधर उधर भागता रहता है, घूमता रहता है, और उसे एक पल भी कहीं चैन नहीं मिलता, वो कभी भी एक शाखा पर बैठ नहीं सकता, क्योंकि ये हमारा मन चंचल है, हमेशा कैसा रहता है, रेस्टलेस रहता है, ये कभी भी शांत नहीं रहता, इसको कभी ये चाहिए कभी उसको वो चाहिए। द मोर इट गेट्स द मोर इट वॉन्ट्स, और जितना ज़्यादा हमारे मन को मिलता है, जितना ज़्यादा हमें परमात्मा या गॉड देता है, उतने ही ज़्यादा हमें और चाहिए, क्योंकि ये कभी भी सेटिस्फाइड नहीं रहता। हमारा मन चाहे इसको कितना भी मिल जाए, ये कभी भी खुश नहीं रहता, ये कभी भी सेटिस्फाइड या संतुष्ट नहीं रहता। और प्रॉब्लम क्या है इस माइंड के साथ, ये कि हमेशा कैसा रहता है, रेस्टलेस रहता है। रेस्टलेस क्यों रहता है, क्योंकि जो इसके पास है, जो इसको मिलता है, वो इसको केयर नहीं करता, उसको अगर देखा जाए कि उस पर इतनी अटेंशन पे नहीं करेगा जितना वो उस पर करेगा जो उसके पास नहीं है। मीन्स जो इसके पास है वो उसको वैल्यू नहीं देगा, बल्कि किसको इम्पोर्टेंट मानेगा, किसको वैल्यू प्रोवाइड करेगा, जो इसके पास नहीं है। द मोर इट गेट्स, ओके, जितना इस मन को ऊपर वाला देता है या उसको इसकी किस्मत से, मेहनत से या टाइम से मिलता है, उसको उतना और ज़्यादा चाहिए। एंड देर इज़ नो लिमिट, okay, there is no limit to get the things. The more it wants it means mind, मन, उतना ही हमारे मन को चाहिए। एंड दैट इज़ वाई, और यही रीज़न है कि हमेशा हमारा मन कैसा रहता है, एंड स्टिल रिमेन्स अनसेटिस्फाइड, और हम हमेशा कैसे रहते हैं, अनसेटिस्फाइड रहते हैं, डिससेटिस्फाइड रहते हैं, कंटेंट हमारी लाइफ में नहीं होता, हैप्पीनेस हमारी लाइफ में नहीं होती, क्योंकि जब हमें हमारी डिज़ायर्ड थिंग्स नहीं मिलती तो हम क्या हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, डिप्रेस्ड हो जाते हैं, अनहैप्पी फील करते हैं, या फिर हम कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड हो जाते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे मन की ऑलरेडी ये एक टेम्परामेंट है कि ह्यूमन बींग्स कैसे रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं। और इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने हमेशा ये रेस्ट्रिक्शंस दी है कि
या कहें कि हमें प्रीच किया है, हमें हमेशा ये समझाया है कि हमें अपने मन को कंट्रोल में रखना चाहिए। जितना ज़्यादा हम खुद को कंट्रोल में करेंगे उतना ही ज़्यादा हम खुश रहेंगे और संतुष्ट रहेंगे। अदरवाइज जितना ज़्यादा मन हमारा चंचल होगा, रेस्टलेस होगा, उतने ही ज़्यादा हम दुखी रहेंगे। तो ये सब तो ऑलरेडी हमें हमारे एंसेस्टर्स बता चुके हैं, हमारे पूर्वज हमें समझा चुके हैं। ऑलरेडी ये सब नॉलेज वो हमें प्रोवाइड कर चुके हैं और इंडियंस इसको फॉलो कर रहे हैं। मोस्ट ऑफ द इंडियंस दे आर अवेयर ऑफ दिस। बहुत सारे अभी भी ऐसे इंडियंस हैं जो जानते हैं इसकी वैल्यू, कि जितना ज़्यादा हम अपने मन के गुलाम होंगे उतना ही ज़्यादा हम दुखी रहेंगे। द मोर वी इंडल्ज अवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम, एंड दैट इज़ ऑल्सो ट्रू। क्योंकि जैसा कहा है कि जितना ज़्यादा हमें दिया जाता है उतने ही ज़्यादा हम कैसे रहते हैं, रेस्टलेस रहते हैं या अनसेटिस्फाइड रहते हैं। मीन्स देखा जाए तो ज़्यादा लेकर भी कभी कोई सुखी नहीं होता, क्योंकि जितना ज़्यादा हमें सुख मिलता है उतना ही ज़्यादा हमारे अंदर सुखों की इच्छा बढ़ जाती है। जितना इस शरीर को, इस बॉडी को आराम मिलता है उतना ही ज़्यादा कंफर्ट, उतना ही ज़्यादा आराम हमें और ज़्यादा चाहिए। कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा इस शरीर को दिया जाता है उतना ही ज़्यादा ये शरीर या ये मन और मांगता है। तो बेकार की दौड़ धूप करने से कोई फ़ायदा नहीं है, और हमारा मन क्या है, हमेशा बेकार की भाग दौड़ में लगा रहता है या दौड़ धूप करता रहता है। द मोर वी इंडल्ज अवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। अवर एंसेस्टर्स therefore set a limit to our indulgences. Our ancestors, और यही रीज़न है, द मोर वी इंडल्ज अवर पैशंस द मोर अनब्राइडल्ड दे बिकम। जितना ज़्यादा हम अपने मन को क्या करते हैं, उसको देते हैं, जितना ज़्यादा हम सुख लेते हैं उतना ही ज़्यादा वो अनकंट्रोल्ड हो जाता है, उतना ही ज़्यादा हम उसके गुलाम बन जाते हैं। और यही रीज़न है अवर अनसेस्टर्स के, हमारे पूर्वजों ने सेट अ लिमिट, एक लिमिट सेट की है। किसके लिए? अवर इंटेलिजेंसेस, जो भी हमारी हैप्पीनेस है या हमारे हम भोग कह सकते हैं, कि जो भी हम सुख ले रहे हैं, जो भी हमें चाहिए, कहीं ना कहीं हमें ज़रूर उसकी एक लिमिट बनानी चाहिए। अगर हम उनको खुला छोड़ देंगे, अगर हम उनकी कोई लिमिट सेट नहीं करेंगे तो हम हमेशा दुखी रहेंगे। और यही रीज़न है कि हमारे एंसेस्टर्स ने हमेशा हमें यही सिखाया है कि अपनी सभी जो भी आपके सुख हैं, खुशियाँ हैं, पैशंस हैं, आपकी डिज़ायर्स हैं, कि अपनी सभी इच्छाओं की एक लिमिट आपको सेट कर लेनी चाहिए ताकि आप हमेशा खुश रहें। उनका फोकस भी सिर्फ किस पर था? हमारी मेंटली पीस पर था या हमारी हैप्पीनेस पर था। और हमारे एंसेस्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से ये बात पता थी कि इंसान के दुख का कारण क्या है। उसके दुख का कारण सिर्फ उसकी अनलिमिटेड डिज़ायर्स हैं, उसकी इंडल्जेंसीज हैं, जो उसे कभी भी लाइफ में खुश नहीं रहने देंगी। और वो इतने ज़्यादा प्रोविडेंट थे, इतने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल थे कि उन्होंने फ्यूचर में जो भी ह्यूमन बींग्स इतने ज़्यादा एम्बिशियस हैं या उनकी एक जो रेस्टलेस टेंडेंसी होगी, उन्होंने उनके बारे में उनको ऑलरेडी पता था कि अगर हमने कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में एक लिमिट सेट नहीं की तो हम कभी भी खुश नहीं रह पाएंगे। और जो इसको फॉलो करते हैं, जो अपने इंसेस्टर्स की प्रीचिंग्स को फॉलो करते हैं, वो हमेशा लाइफ में खुश और शांत रहते हैं। और यही लाइफ का पर्पज़ है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा मेंटली पीस गेन करें, ज़्यादा से ज़्यादा हम इनर हैप्पीनेस हमको मिले। दे सो ओके, और दे सो अवर एंसेस्टर्स, उन्होंने देखा, उन्होंने क्या देखा? दैट हैप्पीनेस वॉज लार्जली अ मेंटल कंडीशन। ये क्या है? ओके, हमारे एंसेस्टर्स ने क्या फील किया, क्या एक्सपीरियंस उन्होंने लिया कि खुशी कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी एक मेंटल कंडीशन है, ये हम पर डिपेंड करता है। अगर हम मानते हैं कि हम दुखी हैं तो हम दुखी हैं, अगर हम फील करते हैं, सोचते हैं कि हम खुश हैं तो हम खुश हैं। तो हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस ये कुछ नहीं है, सुख या दुख सिर्फ हमारी मेंटल कंडीशन है। A man is not necessarily happy because he is rich. ओके,
सुख दुख क्या है? सुख दुख कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारी सोच के कारण है, या ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है कि हम सुखी हैं या दुखी हैं। और देखिए ऐसा ही जॉन मिल्टन ने भी कहा था पैराडाइज लॉस्ट में। तो अ मैन इज नॉट नेसेसरली हैप्पी बिकॉज ही इज रिच। एक मैन, अगर हम ये माने कि वो इसलिए खुश है क्योंकि उसके पास काफ़ी सारा पैसा है या वो अमीर है, तो ऐसा नहीं है। वो इसलिए खुश नहीं है, या सिर्फ एक अमीर होने का मतलब ये नहीं है कि आप खुश हैं। वो अनहैप्पी बिकॉज ही इज़ पुअर। या हम ये मान लें कि कोई इसलिए दुखी है क्योंकि वो गरीब है। तो खुशी का अमीरी से या गरीबी से कोई भी रिलेशन या कोई भी कनेक्शन नहीं है। मीन्स हम ये नहीं कह सकते कि जो रिच है वो हैप्पी है और जो पुअर है वो अनहैप्पी है, क्योंकि हमने कितनी ही बार देखा है द रिच आर ऑफन सीन टू बी अनहैप्पी। हमने ऐसा कितनी बार देखा है और अपने आसपास भी हम देख सकते हैं कि अमीर लोग जिनके पास बहुत सारा पैसा होता है वो भी दुखी होते हैं। द पुअर टू बी हैप्पी। और जिनके पास कम पैसा होता है, जिनके पास जो गरीब होते हैं, उनको भी हम हमेशा खुश देख सकते हैं। तो खुशी का पैसे से कोई रिलेशन नहीं है, हमारे सुख का गरीबी से या अमीरी से भी कोई रिलेशन नहीं है। ये लिखा है इस एस्से में, और हमारे एंसेस्टर्स ने भी इसको बहुत अच्छी तरीके से माना कि रिचनेस का या पुअरनेस का, हैप्पीनेस या अनहैप्पीनेस से कोई भी किसी तरह का कनेक्शन नहीं है। ये सिर्फ हमारी थिंकिंग है जो जिसके कारण हम हमेशा दुखी या सुखी रहते हैं। मीन्स अमीर अपनी अमीरी के कारण खुश नहीं है और गरीब अपनी गरीबी के कारण दुखी नहीं है। राइट? तो क्योंकि अमीर भी दुखी देखने में आते हैं और गरीब भी सुखी देखने में आते हैं। We observing all this will always remain poor. The rich are often seen to be unhappy, the poor to be happy. Millions will always remain poor. और लाखों लोग, हम कह सकते हैं, हम ये तो नहीं कह सकते कि हमेशा के लिए गरीबी इस वर्ल्ड में से चली जाएगी। सिर्फ इंडिया की ही अगर बात ना करें तो इस यूनिवर्स में, इस वर्ल्ड में गरीबी तो हमेशा रहेगी, गरीब तो रहेंगे। वो पहले भी थे, आज भी हैं, और चाहे कोई कितना भी डेवलप्ड कंट्री हो, गरीबी तो वहाँ भी रहेगी ना, गरीब लोग तो वहाँ भी रहेंगे। लाखों लोग पहले भी गरीब थे और लाखों ही लोग विल ऑलवेज रिमेन पुअर। वो हमेशा क्या रहेंगे? गरीब भी रहेंगे। Observing all this, our ancestors dissuaded us from luxuries and pleasures. और यही रीज़न है कि हमारे पूर्वजों ने जब ये ऑब्जर्व किया, क्या ऑब्जर्व किया कि पैसे का सुख या दुख से कोई भी रिलेशन नहीं है, तो उन्होंने हमें डिसवेड किया, उन्होंने हमें डीमोटिवेट किया, या उन्होंने हमें मना किया, या हमारे एक लिमिट सेट की। और हमें किस चीज़ के लिए उन्होंने रोका? फ्रॉम लग्जरीज एंड प्लेजर्स की इनमें इनमें हैप्पीनेस नहीं है। अगर हम ये मानते हैं कि लग्जरीज आइटम्स में या बहुत ज़्यादा सुख भोगने में आनंद है, तो ये हमारी गलती है, ये हमारी भूल है। ऐसा नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा लग्जरियस थिंग्स से कभी भी हमें सुख नहीं मिल सकता या खुशी नहीं मिल सकती। क्योंकि जिन लोगों के पास बहुत ज़्यादा लग्जरीज होती हैं, सुख सुविधा के सारे साधन होते हैं, वो सबसे ज़्यादा डिप्रेस्ड होते हैं या वो सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं। और हमारे पूर्वजों ने ये भी काफ़ी अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया था, ये उनका अपना एक्सपीरियंस था। वी हैव मैनेज्ड विथ द सेम काइंड ऑफ प्लाउ एज एग्जिस्टेड थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स एगो। हजारों साल पहले जो चीज़ें चलती आई थी, यही कारण है कि वो आज भी चल रही हैं। क्योंकि उनको पता था कि डेली कुछ नया लेने में इंसान क्या होगा? वो हमेशा दुखी रहेगा। तो हमने कुछ भी चेंज नहीं किया, और हजारों साल पहले जो चीज़ें हम काम में लेते थे उसी से हम काम चला रहे हैं। देखिए कौन कौन से उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं यहाँ पर। वी Observing all this, we have managed the same kind of plow. वो जो भी हमारे पास सुख साधन, सुख सुविधाओं की सारी चीज़ें थी, वो आज भी एग्जिस्ट करती हैं, जो पहले हजारों साल पहले एग्जिस्ट करती थी।
वी हैव रिटेन्ड द सेम काइंड ऑफ कॉटेजेस। ऐसा तो नहीं कह सकते हम कि पहले घर कुछ और हुआ करते थे या कॉटेज या हट अलग होती थी, आज नहीं है। उसी तरह की वही आज भी घर हैं दैट वी हैड इन फॉर्मर टाइम्स, जो पुराने टाइम में हमारे पास होते थे, वही सेम, कुछ भी चेंज नहीं हुआ। देयर इज नथिंग चेंज्ड एंड आवर इंडिजीनियस एजुकेशन रिमेन्स द सेम एज बिफोर। जो एजुकेशन, जो शिक्षा या जो तालीम हमें पहले दी जाती थी वही सेम हमें आज भी दी जाती है। ना तो हमारे होम हाउसेज या कॉटेजेस में कोई चेंज आया है, ना ही हमारी एजुकेशन में कोई चेंज आया है। जो पहले हमें हमारे पास था वही आज भी हमारे पास है। इवन वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ दैट इज कॉर्डिंग कंपटीशन। और जो हमारी लाइफ का सिस्टम था, लाइफ का सिस्टम से मतलब कि हमने हमने उन सबको अभी तक कायम रखा है। हजारों साल पहले जैसी हमारी एजुकेशन थी वही चलती आ रही है, और जिस तरीके का हम प्रोफेशन हमारा था हम उसी को फॉलो करते आ रही हैं। जो भी हमारा लाइफ सिस्टम था, जो भी हमारी, जिस तरह से हमारी ज़िंदगी चलती आ रही थी उसी तरीके से हम उसको चला रहे हैं। काफ़ी कुछ ऐसा था जिसे हमारे इंसेस्टर्स ने फील किया, ऑब्ज़र्व किया, या शायद उनको फ्यूचर के बारे में पता था कि ऐसा हो सकता है। इंसान का मन इतना ज़्यादा चंचल है कि वो आगे जाकर पता नहीं क्या कर सकता है। तो यही रीज़न था कि उन्होंने कंपटीशन को, जो कट थ्रोट कंपटीशन है, एक ऐसा कंपटीशन, एक ऐसी भाग दौड़, या कह सकते हैं एक इस तरह का आपस में जो एक तरीके से जो एक प्रतियोगिता होती है कि एक दूसरे से बस compete कर रहे हैं, एक दूसरे से आगे निकलना है। और ऐसा कंपटीशन जो हमारी लाइफ को पूरी तरह से क्या कर दे, डिस्ट्रॉय कर दे, उसकी शांति छीन ले, उसे पूरी तरह से बर्बाद कर दे। इस तरह के कंपटीशन को हमारे एंसेस्टर ने लाइफ में या लाइफ के सिस्टम में कोई भी जगह नहीं दी। उन्होंने उसको रिजेक्ट कर दिया कि हमें एक ऐसी रेस में भागना ही नहीं है, हमें रैट रेस में लगना ही नहीं है जो हमारी लाइफ की शांति को, लाइफ की खुशी को हमसे छीन ले। तो उस रैट रेस को उन्होंने पूरी तरह से रिजेक्ट कर दिया था। वी हैव हैड नो सिस्टम ऑफ लाइफ कॉर्डिंग कंपटीशन, ईच फॉलोड हिज ओन ऑक्यूपेशन और ट्रेड। और यही रीज़न था कि सबके अपने अपने प्रोफेशन होते थे, सबके अपने ऑक्यूपेशन या ट्रेड या बिजनेस होते थे, और वो उसी में खुश थे। जो उनके एंसेस्टर्स का बिजनेस या ऑक्यूपेशन होता था, जो उनके पूर्वजों का काम होता था, वो उसी को फॉलो करते थे, वो उसी को सीखते थे, उसी को आगे चलाते थे। और किसी भी तरह का उन्होंने एक कंपटीशन में वो इन्वॉल्व नहीं हुए। Each followed his own occupation or trade and charged a regulation wage। और जो भी एक वेज थी, जो भी चार्ज होते थे किसी भी चीज़ के, ये उसको ही उन्होंने चार्ज किया। मीन्स सभी अपना अपना काम करते रहे, जो भी उनका काम था, उनके पूर्वजों का काम था। किसी का किसी के साथ कोई भी कंपटीशन नहीं था, सब अपने काम में खुश थे। और जो भी सही रेट था, सही दाम थे, जो भी जायज़ उनकी मजदूरी थी या पैसे थे, वही उन्होंने चार्ज किए, वही उन्होंने लिए। उसमें उन्होंने किसी भी तरह का कोई भी चेंज नहीं किया, क्योंकि एक लिमिट उन्होंने सेट रखी हमेशा कि हमें इससे ज़्यादा चार्ज नहीं लेना है। Each followed his own occupation or trade and charged a regulation wage। It was not that we did not know how to invent machinery। क्या हमारे पूर्वजों को नहीं पता था कि मशीन क्या होती है या मशीन को किस तरह से इन्वेंट करते हैं? तो ऐसा नहीं था। दे वर वेरी इंटेलिजेंट, उनको भी पता था, उनको भी नई चीज़ों का पता था। अगर वो चाहते तो क्या वो इन मशीनों को, जिन मशीनों से आज हम काम ले रहे हैं, जिन मशीनों को आज हमने इन्वेंट किया है, तो क्या उनको नहीं पता था? इट वॉज नॉट दैट वी डिडंट नो हाउ टू इन्वेंट मशीनरी। ऐसा नहीं था कि हमें नहीं पता था कि मशीन को इन्वेंट कैसे किया जाए। बट अवर फोर फादर्स न्यू, लेकिन हमारे फोरफादर्स, हमारे एंसेस्टर्स या हमारे जो पूर्वज थे वो अच्छी तरीके से जानते थे। दे न्यू इट वेरी वेल।
क्या जानते थे वो बहुत अच्छी तरीके से कि उनको मशीन के बारे में सब कुछ पता था। जब उन्होंने इतनी नई नई इन्वेंट किए हैं, सब कुछ हमें इतना डिफरेंट दिया है, एक लाइफ का सिस्टम रेगुलेशन उन्होंने बनाया, तो क्या वो मशीन नहीं बना सकते थे? फिर उन्होंने अपने बॉडी से, अपने हाथ पैरों से ही इंसान को काम करने के लिए क्यों बोला? उनको पता था, उनको बहुत अच्छी तरह से पता था। इफ़ वी सेट अवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स, कि अगर हम अपना दिल इन पर लगा देंगे, अगर हम अपना लाइफ किसको दे देंगे? मशीन को दे देंगे। देखिए महात्मा गांधी जी, हम सभी जानते हैं कि वो हमेशा इन मशीन के खिलाफ रहे हैं, इनके अगेंस्ट रहे हैं। क्यों रही हैं? क्योंकि उनको उन्होंने माना कि हमें गुलाम नहीं होना चाहिए, किसका? मशीन का। अगर हम मशीनों से काम लेंगे तो कहीं ना कहीं अनएम्प्लॉयमेंट फैलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी, लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगेंगे क्योंकि वो अपने हाथ पैरों से काम नहीं लेंगे। और इंसान जितना ज़्यादा अपनी बॉडी को, अपने शरीर को, अपने हाथ पैरों को काम में लेता है, उसको यूज़ करता है, उतना ही ज़्यादा वो खुश रहेगा, समाज और देश भी खुश रहेगा। ऐसा एंसेस्टर्स ने भी माना और महात्मा गांधी जी ने भी ऐसा माना। तो ऐसा क्या रीज़न था कि हमारे फोर फादर्स जानते थे मशीन के बारे में, लेकिन फिर भी उन्होंने मशीन को क्या किया? रिजेक्ट किया। उन्होंने उनसे काम लेने की परमिशन नहीं दी। इफ़ वी सेट अवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स, कि अगर हम मशीनों से ज़्यादा काम लेते हैं तो हम क्या हो जाएंगे? हम मशीनों के गुलाम हो जाएंगे। एंड लूज अवर मॉरल फाइबर, और हम क्या भुला देंगे? जो हमारी मॉरलिटी है। हम कहीं ना कहीं इन मशीन के चक्कर में अगर पड़ेंगे तो हम अपनी मॉरलिटी को छोड़ देंगे, अपनी नीति को छोड़ देंगे, अपनी सिविलाइजेशन, अपनी कल्चर को हम इग्नोर करने लगेंगे और सब कुछ हमारे लिए क्या हो जाएगा? हमारे सब कुछ हमारे लिए सिर्फ एक कंफर्ट रह जाएगा। इतना कंफर्ट जोन में हम आ जाएंगे कि हम उनके गुलाम बन जाएंगे और अपनी नीतियों को, अपनी मॉरलिटी को हम क्या करेंगे? हमेशा के लिए खो देंगे। इफ़ वी सेट अवर हार्ट्स आफ्टर सच थिंग्स वी वुड बिकम स्लेव्स एंड लूज अवर मॉरल फाइबर। देयरफॉर, इसीलिए हमारे पूर्वजों ने क्या किया? आफ्टर ड्यू डेलिब्रेशन, राइट, डिसाइडेड दैट वी शुड ओनली डू व्हाट वी कुड विद आवर हैंड्स एंड फीट। हमें हमारे एंसेस्टर्स ने इसीलिए हमेशा किस पर फोकस किया? क्या हमें समझाया कि जितना ज़्यादा उन्होंने बहुत सोच समझ कर, क्योंकि उन्होंने ऑब्जर्व किया, अपने एक्सपीरियंस में उन्होंने ये फील किया, देखा, समझा, और ये उनका उनका काफ़ी सालों का एक्सपीरियंस रहा। अगर उन्होंने कुछ सिस्टम सेट किए, कुछ रूल्स रेगुलेशन बनाए, तो कोई रीज़न था ना उसके पीछे। उन्होंने कुछ देखा, कुछ महसूस किया, आने वाले टाइम को उन्होंने देखा। वो नहीं चाहते थे कि हम गुलाम बन जाएं, ना तो अपने मन के और ना ही अपने किसी भी सुखों के कंफर्ट जोन में रहें या इन मशीनों के हम गुलाम बन जाएं। वो हमेशा क्या चाहते थे? कि हम मेहनत करें, ओके, हम मेहनत करें, और जितना ज़्यादा हम अपने हैंड्स एंड फीट, हाथ और पैरों को यूज़ कर सकते हैं, जितना ज़्यादा हम उनसे काम ले सकते हैं, हम ले मीन्स जो काम हम हाथों से या पैरों से कर सकते हैं उसे हम मशीन से ना करें, उसे हम किसी आर्टिफिशियल थिंग से ना करें, क्योंकि इससे इंसान क्या हो जाएगा? वो गुलाम हो जाएगा मशीनों का। उसे आराम करने की आदत पड़ जाएगी, उसे सुखों की आदत पड़ जाएगी, और ये ठीक नहीं है। क्योंकि अगर उसे लग्जीरियस थिंग्स की आदत पड़ गई, अगर उसे सारे काम मशीनों से करने की आदत पड़ गई, तो वो हमेशा दुखी रहेगा, क्योंकि फिर उसको वो चाहिए, वो चाहकर भी क्या नहीं कर सकता। देखिए जो जो काम हम एक बार मशीन से करने लगते हैं, कोई भी काम, फिर हम अगर उसे हाथों से हमें करना पड़ जाए तो कहीं ना कहीं हमें बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी हो जाती है, क्योंकि इंसान की एक, कह सकते हैं कि साइकोलॉजी है, उसका एक टेम्परामेंट है कि वो बहुत जल्दी वो कंफर्ट जोन में आ जाता है, उसे बहुत जल्दी आराम की, सुखों की आदत पड़ जाती है। तो इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स ने कहा है कि ज़्यादा से ज़्यादा हम काम किससे करें? अपने हाथ पैरों से करें। दे सो दैट our real happiness and health consisted in a proper use of our hands and
फीट। दे सो, हमारे पूर्वजों ने क्या देखा, क्या महसूस किया कि रियल हैप्पीनेस किस में है। ओके, अगर हम फिट एंड हेल्दी रहना चाहते हैं, अगर हम हमेशा खुश रहना चाहते हैं, तो वो किस में छिपा है, सच्चा सुख किस में है। सही अगर कही जाए तो एक तंदुरुस्ती किस में है। हाथ पैरों का इस्तेमाल करने में ही सच्चा सुख है। जितना ज़्यादा हम खुद को बिजी रखेंगे अपने हाथ पैरों से काम लेने में, उतने ही ज़्यादा हम हेल्दी रहेंगे, फिट रहेंगे। कंजेस्टेड इन अ प्रॉपर यूज़ ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। तो खुशी किस में है, सच्चा सुख किस में है, अपने हाथों से काम करने में, उतना मशीनों से काम करने में नहीं है। और इससे हमें खुशी तो मिलेगी ही, सेकंड थिंग इससे क्या होगी कि हम हमेशा फिट रहेंगे, हेल्दी रहेंगे, हम कभी भी बीमार नहीं रह सकते। क्योंकि अगर हम एक्टिव रहते हैं तो ऑफ कोर्स हम हेल्दी भी रहते हैं। दे फर्दर रीजनड दैट लार्ज सिटीज वर अ स्नेयर। और हमारे पूर्वजों ने कभी भी फेवर नहीं किया किसको, बड़े बड़े शहरों को। वो हमेशा मानते रहे कि शहरों में सुख नहीं है, शहर बनाकर कोई फ़ायदा नहीं, इंसान कभी भी बड़े शहरों में खुश नहीं रह सकता। बल्कि ये जो लार्ज सिटी है, मेट्रो है, ये क्या है, ये एक बेकार बेकार का, दैट इज़ जस्ट लाइक अ स्नेयर है, एक बेकार की टेंशन है, झंझट है, इससे कुछ नहीं होने वाला। शहरों, क्योंकि शहरों में सबसे ज़्यादा दुखी रहते हैं लोग, वहाँ सबसे ज़्यादा आपको बीमारियाँ मिलेंगी, सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, आपको जो फ्रस्ट्रेटेड या डिप्रेस्ड पीपल मिलेंगे, सबसे ज़्यादा आपको बीमार लोग मिलेंगे, वो कहाँ मिलेंगे, सबसे ज़्यादा दुखी ही आपको लोग कहाँ मिलेंगे, मेट्रो में या सिटीज़ में मिलेंगे, शहरों में मिलेंगे। और देखिए यही रीज़न, शहरों में इंसान खुश नहीं रहता। और हमारे एंसेस्टर्स ने ये बहुत पहले ही इसको फील किया था, और यही रीज़न था कि उन्होंने सिटीज़ को क्या कर दिया, क्या माना उन्होंने, यूज़लेस। ओके, यूज़लेस एंड कंफ्रेंस, ये बेकार का झंझट है, ये बेकार की चीज़ें हैं। शहरों से कभी भी इंसानों को शांति नहीं मिल सकती, खुशी नहीं मिल सकती। तो उन्होंने किसको अच्छा माना, उन्होंने किसको अच्छा माना अगर उन्होंने शहरों को बेकार माना है? क्योंकि उनको लगता था कि सारी बुराइयों की जड़, जितनी भी बुराइयां पैदा होती हैं वो कहाँ होती हैं, शहरों में ही होती हैं, राइट। एंड दैट पीपल वुड नॉट बी हैप्पी इन दैम। हमारे पूर्वजों ने पहले ही इस बात को समझ लिया था कि इंसान कभी भी शहरों में खुश नहीं रह सकता, ना वो हेल्दी रहेगा, ना वो हैप्पी रहेगा, और ना ही वो सेटिस्फाइड रहेगा, बल्कि वो खुद को कैसा फील करेगा, लोनली, राइट, बहुत ज़्यादा अकेला भी वो हो जाएगा। तो इसीलिए उन्होंने क्या माना, दैट देयर वुड बी गैंग्स ऑफ थीव्स, जितने भी गैंग हैं या जितने भी कह सकते हैं चोरी डकैती या जो भी गलत बातें होती हैं, वो ज़्यादातर कहाँ होती हैं, शहरों में ही होती हैं। क्योंकि वहाँ गैंग्स बनने लगते हैं, टेररिज्म भी होता है, तो वो भी कहाँ कहाँ आने लगता है, जितने ज़्यादा बड़े शहर होते हैं उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर चोरियाँ डकैतियाँ एंड रोबर्स। ओके, जितने भी चोर डाकू या जो भी गलत आदतें होती हैं, गलत बातें होती हैं, वो सब कहाँ जगह लेने लगती हैं, शहरों में वो होने लगती हैं। तो एंसेस्टर्स हमेशा यही मानते थे कि अगर हम शहर बनाएंगे, अगर इंसान शहर बनाएगा, तो वहाँ जितनी भी बुराइयां हैं वो भी जन्म ले लेंगी। इवन प्रोस्टिट्यूशन, ओके, क्योंकि जो भी प्रोस्टिट्यूशन होगा वहाँ पर गलियाँ बनने लगेंगी, रेड एरियाज बनने लगेंगे, रोबरी होगी, प्लंटर होगा, और जितने भी थीव्स हैं, टेररिस्ट हैं, जो भी क्राइम्स हैं, वो सब कहाँ होने लगेंगे, शहरों में होने लगेंगे। इवन प्रोस्टिट्यूशन एंड वाइस फ्लरिशिंग इन दैम, और सारी बुराइयाँ कहाँ जन्म लेने लगेंगी, कहाँ पनपने लगेंगी, शहरों में। तो देखिए हमारे एंसेस्टर्स मशीनों के भी अगेंस्ट थे, इवन वो शहरों के भी अगेंस्ट थे। उनको नहीं लगता था कि इंसान के लिए शहर जरूरी है, नहीं, बल्कि उन्होंने शहरों को क्या माना, सारी बुराइयों की जड़ क्या है, ये शहर हैं। अगर इनको ख़त्म ही कर दिया जाए तो इंसान ज़्यादा से ज़्यादा खुश रहेगा, सुखी रहेगा और संतुष्ट रहेगा, और आधी से ज़्यादा जो बुराइयां हैं वो सब खत्म हो जाएंगी। एंड दैट पुअर मैन वुड बी रोब्ड बाई रिच मैन, और जो गरीब लोग हैं उनको कौन रोब करेंगे, उनको कौन लूटेंगे, उनको अमीर लोग लूटेंगे। कहाँ पर, शहरों में, क्योंकि शहरों में हमेशा गरीब सीधा सच्चा इंसान हमेशा क्या होता है, वो अमीरों के द्वारा उसको प्लंडर किया जाता है या उसको रोब किया जाता है।
दे वर देयरफॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। इसीलिए हमारे एंसेस्टर्स खुश थे, संतुष्ट थे, वो चाहते थे कि इंसान कहाँ रहे, छोटे छोटे गाँव में रहे, क्योंकि गाँव में कभी भी ये बुराइयाँ नहीं होती। छोटे छोटे अगर वो विलेजेस में रहेगा, छोटे टाउन्स में रहेगा, जितने वो छोटे एरिया में रहेगा वो उतना ही ज़्यादा खुश रहेगा, सुखी रहेगा, क्योंकि वहाँ पर ये लग्जीरियस थिंग्स नहीं होंगी, वहाँ पर ये वाइसेस फ्लरिश नहीं होंगी, वहाँ पर ये सब प्रोस्टिट्यूशन, थीव्स, रॉबरी, इन सबका गैंग नहीं होगा। दे वर देयर फॉर सेटिस्फाइड विद स्मॉल विलेजेस। इसीलिए वो बहुत खुश थे, संतुष्ट थे, कहाँ, छोटे छोटे गांव से। दे सो दैट किंग्स एंड देयर swords वर inferior टू द swords ऑफ एथिक्स। और उन्होंने क्या देखा, उन्होंने क्या महसूस किया, और हमेशा उन्होंने किसको प्रायोरिटी दी। दे सो दैट किंग्स एंड देयर swords, तलवार में इतनी शक्ति नहीं है, ओके, तलवारों में इतनी पावर नहीं है। किंग्स को उन्होंने पावरफुल नहीं माना, सोर्ड्स को, तलवारों को उन्होंने पावरफुल नहीं माना, बल्कि हमेशा उनको इन्फीरियर माना इन कंपैरिजन ऑफ एथिक्स। हमेशा हमारे पूर्वजों ने किसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी, किसको ज़्यादा ऑनर प्रोवाइड किया, किसको सम्मान दिया, एथिक्स को, नीति को, जो एक मॉरलिटी है, जो अच्छी बातें हैं, अच्छे कर्म हैं, अच्छे विचार हैं। मीन्स उन्होंने माना कि नीति का जो बल है, जो एथिक्स की पावर है, वो ज़्यादा स्ट्रोंग है इन कंपैरिजन ऑफ सोर्ड ऑफ किंग। एक राजा में, एक उसकी तलवार में, उसके हथियारों में इतनी ज़्यादा शक्ति नहीं है जितनी पावर किस में है, नीतियों में है, एथिक्स में है। और यही रीज़न था कि हमारे पूर्वजों ने हमेशा किसको सम्मान दिया, राजाओं को इतना सम्मान नहीं दिया, उनके हथियारों को इतना सम्मान नहीं दिया, उन्होंने तलवार की ताकत को नहीं माना। दे देयरफॉर हेल्ड द सॉवरेन्स ऑफ द अर्थ टू बी इंफीरियर टू द ऋषिज एंड द फकीर्स। और हम अपने, अगर देखें अपनी हिस्ट्री, अगर हम देखते हैं, हमारे पूर्वजों ने हमेशा किसको ज़्यादा एक इम्पोर्टेंस दी है। अगर हम अपने इतिहास में देखें, अगर हम अपने वेद पुराण पढ़ें, तो हम मानेंगे कि किंग भी किसके आगे सिर झुकाया करते थे, ऋषि के आगे। ऋषिज होते हैं, साधु संत होते हैं, जो फकीर होते हैं, जबकि उनके पास सोर्ड नहीं थी, उनके पास किसी भी तरह की पावर नहीं थी, ना उनके पास हथियारों की शक्ति थी, ना उनके पास पैसा था, उनके पास महल नहीं था, कोई लग्जरीज नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके पास क्या था, उनके पास अपने एथिक्स थे। और हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर्स इतने इंटेलिजेंट थे कि उन्होंने हमेशा माना कि ऋषि ज़्यादा पावरफुल हैं, फकीर्स ज़्यादा पावरफुल हैं इन कंपैरिजन ऑफ किंग्स एंड देयर सॉर्ड्स। तो उन्होंने हमेशा प्रायोरिटी किसको दी, इंपोर्टेंस किसको दी, ऋषिज और फकीर को। इसका क्या मतलब होता है कि हमारे एंसेस्टर्स ने राजाओं को, जो नीतिवान ऋषि थे, जो एथिक्स को फॉलो करते थे, और जो फकीर थे, उनसे कम माना, ओके, उनसे कम माना, किसको, किंग को। मीन्स उन्होंने इम्पोर्टेंस दी मॉरलिटी को, एथिक्स को, अच्छे शुद्ध विचारों को। अ नेशन, अब देखिए, अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन, ओके, लाइक दिस, अगर अगर एक ऐसे देश में हम रहते हैं, एक ऐसा राष्ट्र, एक ऐसा देश कि जहाँ इस तरह की थिंकिंग है, जहाँ पर हम पैसे को इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस नहीं देते, पावर को इम्पोर्टेंस नहीं देते, लग्जरी आइटम्स को हम इम्पोर्टेंस नहीं देते, इम्पोर्टेंस हम देते हैं किसको, मॉरलिटी को, अपनी ड्यूटी को। तो आप सोचिए कि क्या उस देश को किसी से सीखने की ज़रूरत है। जिस नेशन का, जिस देश का, जिस राष्ट्र का एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन हो, लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स, जो अपने आप में इतना स्ट्रोंग है कि वो दूसरों को सिखा सकता है, दूसरे उससे सीखते हैं। अदर्स देन टू लर्न फ्रॉम अदर्स, हमारे अंदर खुद इतनी एबिलिटी है, हमारे अंदर इतना कुछ सीखने को है हमारी सिविलाइजेशन में, कि हम दूसरों को सिखा सकते हैं। हम दूसरों से क्यों सीखें। मीन्स अगर दूसरे हमसे सीख सकते हैं तो हमें किसी से सीखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें कुछ सीखना है तो हम किससे सीखें, अपने एंसेस्टर्स को हम पढ़ें, उनको फॉलो करें, उनका जो भी सिस्टम, जो भी रूल रेगुलेशंस रही हैं, जो भी उन्होंने हमें सिखाया है, हम उसको कभी ना छोड़ें। अ नेशन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन लाइक दिस इज फिटर टू टीच अदर्स देन टू learn from others. This nation had courts, lawyers and doctors. और इस नेशन में क्या है, कोर्ट भी है, वकील भी है,
डॉक्टर्स भी हैं, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। लेकिन उन सब की क्या है, उन सब की मीन्स हमारे इस राष्ट्र में, हमारे इस देश में अदालतें भी थी, वकील थे, डॉक्टर थे, डॉक्टर्स जैसे हम कह सकते हैं कि फिजिशियंस, वैद्य भी रहे हैं, लेकिन वे सब ठीक ठीक ढंग से नियम के मुताबिक चलते थे। उन सब के अपने रूल्स, स्ट्रिक्ट रूल्स होते थे, उन सब के अपने प्रिंसिपल्स होते थे जिसे वो फॉलो करते थे, बट दे वर ऑल विद इन बाउंड्स। एक लिमिट थी उनकी, राइट? वो आज की तरह नहीं थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। उन्हें अपने ऊपर एरोगेंस नहीं था, वो उसका मिसयूज़ नहीं करते थे, बल्कि वो काफ़ी प्राइड फील करते थे। अगर वो इस प्रोफेशन में थे तो वो उनके लिए बहुत पायस होता था, प्योर होता था, वो इससे समाज की, देश की सेवा करते थे। एवरीबडी न्यू दैट दीज प्रोफेशंस वर नॉट पार्टिकुलरली सुपीरियर। Moreover, these वकील्स एंड वेद्स डिड नॉट रोब पीपल। सबसे अच्छी बात क्या थी कि एटलीस्ट वो आज की तरह लोगों को लूटते नहीं थे, वो उसका, अपने प्रोफेशन का मिसयूज नहीं करते थे।